हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने गिराया ऐतिहासिक मंदिर बना रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हुआ सबसे बड़ा खुलासा। तो वहीं बताएंगे जहां वीकेंड से पहले इजराइल कभी भी हमला कर सकता है ईरान पर, जिसके बाद अमेरिका से लेकर भारत तक मचा घमासान। जहां भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को लेकर जारी कर दी एडवाइजरी, अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा ना करे। तो वही बताएंगे दुनिया के इन देशों से ढूंढ कर भगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी, इस वजह से हो रही है उन पर यह बड़ी कार्रवाई। और साथ ही साथ क्या इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी लगाएंगे हैट्रिक या नहीं, सबसे बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। सबसे पहले आपको बताएंगे सारी जानकारी, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने गिराया ऐतिहासिक मंदिर बना रहा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। जी हां, पाकिस्तान में फिर गिराया गया ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, अब बनाया जा रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है और उस स्थान पर एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शुरू हो गया है, जो 1947 से बंद था, जब इसके मूल निवासी भारत चले गए थे। जी हां, खैबर मंदिर खैबर जिले के सीमावर्ती शहर लेंडी कोटाल बाजार में स्थित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। इस स्थान पर निर्माण करीब 10 से 15 दिन पहले शुरू हुआ था। विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने या तो हिंदू मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानकारी होने से इनकार किया या दावा किया है कि निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है। लेंडी कोटाल निवासी प्रमुख कबायली पत्रकार इब्राहिम शिनवारी ने दावा किया है कि मुख्य लेंडी कोटाल बाजार में एक ऐतिहासिक मंदिर था। उन्होंने कहा कि मंदिर लेंडी कोटाल बाजार के केंद्र में स्थित था, जिसे 1947 में स्थानीय हिंदू परिवारों के भारत चले जाने के बाद बंद कर दिया गया। अब ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान में इस मंदिर को, ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिराया गया दोस्तों, और अब कमर्शियल प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए भारत का ध्यान चुनाव पर है, भारत की सरकार का ध्यान इलेक्शन पर है। पूरा भारत का बस एक ही फोकस है। ऐसे में जिस प्रकार से ये हिंदू मंदिर गिराया गया है, कहीं ना कहीं अगर आप भी मानते हैं कि इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, भारत को भी जवाब मांगना चाहिए पाकिस्तान से, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान के इस कृत्य पर आप क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, अमेरिका ने सबसे बड़ा दावा किया, वीकेंड से पहले इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, जिसके बाद इजराइल से लेकर अमेरिका से लेकर भारत तक में मच गया है हड़कंप। लगातार धड़ाधड़ सबने जारी कर दी एडवाइजरी। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिससे मध्य पूर्व में एक नई जंग के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान अगले कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल में बड़ा हमला कर सकता है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज से बातचीत में बताया कि इजराइल पर हमले की आशंका जताई है। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरान के वरिष्ठ कमांडर रेजा जहेदी समेत 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने अपने कमांडरों की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है और इजराइल को अंजाम भुगतने को कहा है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल में अपने नागरिकों को बड़े शहरों से बाहर न निकलने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने भी शुक्रवार को बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी। बता दें ईरान ने दर्जन भर मिसाइल ने 100 से भी ज्यादा ड्रोनों का खेप जमा किया है। जी हाँ, वैसे में किसी भी पल किसी भी क्षण बड़ा अटैक इजराइल पर ईरान कर सकता है। जी हाँ, पश्चिम एशिया में युद्ध खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है और इजराइल और अमेरिका के मन में ईरान के हमले का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल में अपने कर्मचारियों के लिए यात्रा प्रतिबंधित कर दी है। इजराइल के ऊपर भीषण हमले की योजना को देखते हुए जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी अधिकारियों को इजराइल जाने से रोक दिया है, तो वहीं अपना भारत भी पीछे नहीं रहा। भारत ने भी जारी कर दिया एडवाइजरी, अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करे भारतीय। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ईरान और इजराइल के लिए यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें मंत्रालय ने सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने उन सभी लोगों से भी अनुरोध किया है जो वर्तमान में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण बताएं, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। जी हाँ, वैसे में दोस्तों बहुत बड़ा अटैक ईरान इजराइल पर कर सकता है, किसी भी पल किसी भी क्षण हो सकता है। जब आप ये खबर देख रहे हो तो ईरान अटैक कर चुका हो। वहीं आपको बता दें एक अटैक की सबसे बड़ी खबर आई है, जहां पर इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया सबसे बड़ा अटैक। एक साथ दागे 40 से भी ज्यादा रॉकेट, IDF के वार रूम में मच गया अलर्ट। जी हाँ, इजराइल में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। देश के उत्तरी इलाके गैलीली के ऊपर एक साथ 40 से अधिक रॉकेट दाग दिए गए। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना की तोपों का निशाना बनाते हुए दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने
रॉकेट हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। आईडीएफ के वार रूम ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में एयरपोर्ट पर धरा गया खालिस्तानी आतंकी प्रभुप्रीत सिंह निशाने पर थे कई हाई प्रोफाइल लोग। जी हां, पंजाब पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी प्रभुप्रीत सिंह जर्मनी को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। प्रभुप्रीत जर्मनी से आतंकवादी भर्ती, सहायता और फंडिंग मॉड्यूल को संचालित करता था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर यह जानकारी दी। आरोपी के 15 अप्रैल तक का रिमांड हासिल कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीजीपी यादव ने बताया कि जर्मनी से आतंकी प्रभुप्रीत सिंह देश में खालिस्तान आतंकी ग्रुप के लिए युवाओं को भर्ती कर रहा था। उसने देश भर में युवाओं को भर्ती के लिए 20 से 25 लोगों का नेटवर्क तैयार कर रखा था। साथ ही साथ बता दें, दुनिया के इन देशों से ढूंढ कर भगाए जा रहे पाकिस्तानी इस वजह से हो रही है ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का भी ठप्पा लगने लगा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही बेइज्जती पाकिस्तान के उन लोगों की वजह से और हुई है जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से न सिर्फ जबरदस्ती भगाए जा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को पकड़ कर वापस भी भेजा जा रहा है। पाकिस्तान की संसद में अपनी खुद की सीनेट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक बीते 3 सालों में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानियों को अलग अलग देशों से चोरी, डकैती, बलात्कार और आतंकी संगठनों में शामिल होने जैसे संगीन आरोपों और सजा के बाद वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। इसमें पाकिस्तान के सबसे करीबी मुल्क तुर्की से लेकर ग्रीस, इटली और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। फिलहाल पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही फजीहत के बाद इस्लामाबाद को अपने देश के लोगों के लिए सीक्रेट दस्तावेज तक जारी करना पड़ा। दुनिया के अलग अलग देशों से बेइज्जत करके निकाले जा रहे लोगों की पूरी सूची अमर उजाला मीडिया के पास भी मौजूद है। तो वहीं आपको बता दें, इसी मुद्दे पर जहां कंगाल पाकिस्तान को IMF से नया लोन मिलेगा या नहीं, फंस गया बड़ा पेच, डिफॉल्टर होने का डर। जी हां, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली दुनिया के सामने छिपी नहीं है। पाकिस्तान इस समय दुनिया से खैरात के सहारे अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज की आखिरी किस्त को मंजूरी दी थी। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने IMF से नया बेल आउट पैकेज की फरियाद लगाई है। हालांकि पाकिस्तान को नया लोन मिलने पर पेच फंस गया है। IMF प्रमुख क्रिस्टालिया जॉर्जीवा ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय राहत पैकेज के बाद नए कर्ज कार्यक्रम पर मुद्रा कोष के साथ चर्चा कर रहा है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां वायुसेना को मिलेंगे 97 तेजस। रक्षा मंत्रालय ने HAL को जारी किया 65,000 करोड़ का टेंडर। जी हां, आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 97 तेजस का दिया ऑर्डर। थर्रा उठेंगे दुश्मन देश। दरअसल वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस यानी LCA Mk-1A के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को टेंडर जारी किया है। रक्षा मंत्रालय के इस कदम से दुश्मन देशों की परेशानियां बढ़ेंगी। इस टेंडर की लागत लगभग 67,000 करोड़ बताई जा रही है। ये टेंडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा की एक बैठक के 4 महीने बाद जारी किया गया है। इस बैठक में वायुसेना को अधिक तेजस Mk-1A लड़ाकू विमानों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। परिषद द्वारा उठाया गया यह कदम विमानों की जरूरतों के लिए भारत से खरीद नियमों के तहत हथियार और सिस्टम खरीदने की दिशा में पहला कदम है। जी हां, बता दें, इससे पहले वायुसेना ने फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ रुपए में 83 Mk-1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था। विमानों की खरीद में हालिया टेंडर इस सिलसिले में दूसरी कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा दोस्तों इस 97 तेजस मिलने को लेकर। तो वहीं आपको बता दें, मणिपुर से बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना बंगाल। BSF CRPF की रवानगी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बची आधी अधूरी बटालियन। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को मणिपुर जैसे अति संवेदनशील राज्य से हटाकर दूसरे प्रदेशों में रवाना किया जा रहा है। खास तौर से केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF और BSF को मणिपुर के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से हटाकर उन्हें पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है। केंद्रीय बलों के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि मौजूदा हालात ऐसे हो चले हैं कि कोई भी बटालियन पूर्ण नफरी संख्या तक नहीं पहुंच पा रही है। मणिपुर के अति संवेदनशील इलाकों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगते क्षेत्रों में आधी अधूरी बटालियनों से काम चलाया जा रहा है। ड्यूटी पर तय संख्या में जवानों की तैनाती न होने के कारण इंडो म्यांमार बॉर्डर के आसपास आतंकियों, तस्करों, रोहिंग्याओं और अन्य तरह की घुसपैठ संभावित है। सुरक्षा विशेषज्ञ एवं BSF के पूर्व ADG SK सूद कहते हैं कि लंबे समय से हिंसा की लपटों से जूझ रहे मणिपुर से बड़ा हॉटस्पॉट पश्चिम बंगाल को मान लेना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें, एलोन मस्क के भारत आने से पहले ही चीनी मीडिया उगलने लगा जहर। एलोन मस्क को लगा भड़काने, कहने लगा भारत में तो बिजली भी खूब कटती है। जी हां, आपको बता दें, टेस्ला के CEO एलोन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने भारत आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वो भारत में PM मोदी से मिलने के लिए उत्सुक है। एलोन मस्क अपनी भारत यात्रा के दौरान देश में 2 दिन का समय बिताएंगे। एलोन मस्क अपनी इस यात्रा के दौरान टेस्ला
टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत अन्य कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिसमें भारत में स्टारलिंक सर्विसेज शुरू करने का भी प्लान शामिल है। एलॉन मस्क के भारत आने के ऐलान के बाद चीनी सरकार का मुख्य पत्र माना जाने वाला ग्लोबल टाइम्स तिलमिला गया है। चीनी अखबार ने तंज कसा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि यदि टेस्ला भारत में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो ये वहां के लिए अच्छी खबर होगी। इससे भारत में ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही अखबार ने यह भी लिखा है कि टेस्ला को भारत में फैक्ट्री लगाने के फैसले से चिंतित होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत का ईवी उद्योग अभी भी शुरुआती चरणों में है। हालांकि भारत का ईवी बाजार बढ़ रहा है, लेकिन इसका आकार बहुत ही छोटा है। 2023 में भारत में बेचे गए कुल यात्री वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हिस्सेदारी सिर्फ 2.3% थी। जहां तक टेस्ला की बात है, वो उच्च और उच्च मध्यम वर्ग के ग्राहकों के बाजारों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे में कोई नहीं जानता कि उसे भारत में सफलता मिलेगी भी या नहीं। दोस्तों, भारत से किलसते हुए अखबार ने लिखा कि भारत में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। इसके अलावा भारत में कुशल इंजीनियरों और वर्कर्स की भी कमी है। अखबार ने यह भी लिखा कि भारत के कई इलाकों में बिजली की समस्या रहती है और उपभोक्ताओं को बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। यानी कि इन सारी नेगेटिव बातों को कह करके एलॉन मस्क के भारत में निवेश पर ग्रहण लगाने की कोशिश में लगा है चाइना सोच रहा है कि इन बातों को कहकर एलॉन मस्क का माइंड चेंज कर दिया जाए और भारत में इन्वेस्ट ना कर पाए एलॉन मस्क। ऐसे में जिस प्रकार से भारत को लेकर जहर उगला है चाइना ने, आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इन चीनियों को साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान से नाराज हुआ यूनाइटेड नेशन, हिंदू ईसाई महिलाओं की सुरक्षा की कमी पर लगाई फटकार। जी हाँ, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करे, लेकिन पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार हिंदू और ईसाई महिलाओं को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ईसाई और हिंदू लड़कियां विशेष रूप से जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण, तस्करी, बाल विवाह, जल्दी और जबरन शादी, घरेलू दासता और यौन हिंसा की शिकार होती रही है। साथ ही साथ बता दें, म्यांमार में बदतर हुए हालात, भारत ने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला, 3 भारतीय किडनैप। बड़ी खबर पड़ोसी देश म्यांमार से, जहां पड़ोसी देश म्यांमार में हालात अब और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। भारत ने शुक्रवार को कहा है कि उसने म्यांमार के सिडवे में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर वहां स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से कर्मचारियों को यांगून में स्थानांतरित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत म्यांमार की स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मांडले में भारतीय वाणिज्य दूतावास काम कर रहा है। 3 भारतीय युवकों के अपहरण की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास इस मामले पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द उनकी घर वापसी होगी। म्यांमार के कई हिस्सों में सैन्य जुंटा और प्रतिरोधी बलों के बीच तेज लड़ाई छिड़ी हुई है। प्रतिरोधी बल पहले ही कई कस्बों पर कब्जा कर चुके हैं। जुंटा विरोधी ताकतों ने पिछले हफ्ते मायावड्डी में कई सैन्य ठिकानों और एक कमांड सेंटर पर नियंत्रण बना लिया है। जी हाँ, जायसवाल ने बताया, कहते हुए कि म्यांमार में सुरक्षा स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और ये बिगड़ती ही जा रही है लगातार। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिकी एयरलाइंस ने बाइडेन प्रशासन को लिखा पत्र, कहा चीन और अमेरिका के बीच और उड़ानों को मंजूरी ना दे। जी हाँ, अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से रिश्ते ठीक नहीं है। इस बीच अमेरिकी एयरलाइंस ने बाइडेन प्रशासन को एक राय दी है। एयरलाइंस ने कहा कि प्रशासन चीन और अमेरिका के बीच और उड़ानों को मंजूरी नहीं दे। एयरलाइंस ने कारण बताते हुए कहा कि चीन की मौजूदा नीतियां खतरनाक और प्रतिस्पर्धा विरोधी हैं। उनकी नीतियां अमेरिकी एयरलाइंस और अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान जाना बेहद खतरनाक, इस देश के नागरिकों को किया अलर्ट, रेड लिस्ट में शामिल पाकिस्तान। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को भी अपने नागरिकों के लिए खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस बोले तो FCDO ने पाकिस्तान को भी उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिन्हें यात्रा के लिए बहुत खतरनाक बताया जाता है। अब तक FCDO ने कुल 24 देशों को बैन किया है। यूके में यह लिस्ट क्राइम, युद्ध, आतंकवाद, बीमारी, मौसम, प्राकृतिक आपदा और दूसरी चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। हाल ही में यूके की इस लिस्ट में जिन देशों को शामिल किया गया है उनमें पाकिस्तान के अलावा रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सूडान, लेबनान, बेलारूस और फलस्तीनी इलाके शामिल है। बता दें कि इन सभी इलाकों में इस समय युद्ध जैसे हालात हैं। जी हाँ, FCDO द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए देशों में अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, हैती, इराक, इजराइल, लेबनान, लीबिया, माली, नाइजर, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया लैंड, साउथ सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल है। वहीं विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एक रेड लिस्ट जारी कर दिया। इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है। यूके ने अपने लोगों से कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो पाकिस्तान की यात्रा ना करे, यानी कि इस लिस्ट में पाकिस्तान के नाम आने
जाने के बाद पाकिस्तान की इससे बड़ी घोर बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। अब ऐसे में पाकिस्तान का रिएक्शन आना बाकी है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं ये तो होना ही था तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वहीं आपको बता दें तुर्की को किसका डर जो तैनात करने जा रहा अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस। आखिर कौन है इराक में एर्दोगान का दुश्मन? दरअसल तुर्की ने इराक के साथ अपनी सीमा पर मिसाइल रोधी S-400 वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने की योजना बनाई है। तुर्की के दैनिक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की इराकी कुर्दिस्तान में कुर्द गुरिल्ला बलों के खिलाफ सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। ये तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें उन्होंने गर्मियों तक कुर्द लड़ाकों को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई है। बीते 4 मार्च को एक कैबिनेट बैठक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने अपनी इस योजना का खुलासा किया था। एर्दोगन ने कुर्दिस्तान के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि हमारी तैयारी उन लोगों की योजनाओं को बर्बाद करने के लिए है जो हमारी दक्षिणी सीमा पर टेररिस्तान स्थापित करके तुर्की को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कुर्द लड़ाकों को आतंकी कहते रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल को क्या पहली बार मान्यता देने जा रहा है मुस्लिम देश इंडोनेशिया? छिड़ा विवाद तो आया उनका बयान। बता दें शुक्रवार को इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया यहूदी देश इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने जा रहा है। इसमें कहा गया था कि 3 महीने तक चली गोपनीय बातचीत के बाद इंडोनेशिया ने इस पर सहमति जता दी है। इसके बदले में इजराइल के इंडोनेशिया को विकसित देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD में मेंबरशिप का समर्थन करने की बात कही गई थी। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गाजा में इजरायली बमबारी के चलते मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। तो वहीं दोस्तों हमारा आपसे एक सवाल है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला बोला तो कौन कौन से वो मुस्लिम देश हैं जो ईरान के साथ खड़े रहेंगे? बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें चीन का अभिन्न अंग बताने वाले रूसी विदेश मंत्री के बयान पर ताइवान का कड़ा जवाब। कहा हम किसी के अधीन नहीं। जी हाँ, हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन के 2 दिवसीय दौरे पर थे जहां उन्होंने चीन और रशिया के रिश्तों को प्रगाढ़ करने पर जोर दिया। हाल ही में सर्गेई लावरोव ने ताइवान से जुड़े मुद्दे पर कहा था कि उसे चीन का अभिन्न अंग करार दिया था। ताइवान ने शुक्रवार को उनकी आलोचना की। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन ने कभी भी ताइवान पर शासन नहीं किया। ताइवान की मीडिया रिपोर्ट में जारी विदेश मंत्रालय के बयान में स्पष्ट किया गया है कि ना तो ताइवान और ना ही चीन एक दूसरे के अधीन है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन ने कभी भी ताइवान पर शासन नहीं किया है। मंत्रालय ने ताइवान को एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश बताया और कहा कि यह देश मानवाधिकार और कानून के शासन को कायम रखता है। तो वहीं आपको बता दें अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिका के NSA द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए करेंगे चर्चा। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अगले हफ्ते भारत आएंगे। इस दौरान वो भारत अमेरिका के रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अपने समकक्ष अजीत डोभाल और अन्य से मुलाकात करेंगे। तो वहीं हिंद प्रशांत और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के सहयोग पर भी चर्चा होगी। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच हुए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग तकनीक संबंधित समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं आप लोग कमेंट में मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा अमेरिकी NSA को। साथ ही साथ बता दें ब्रिटेन में भारतीयों के लिए हो गई बड़ी मुश्किल। भारत के दोस्त सुनक ने बढ़ा दी वीजा फीस। अब क्या होगा असर? बता दें भारत से यूके जाना अब भारतीयों के लिए और ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। PM ऋषि सुनक की सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए नए वीजा और आय से जुड़े नियमों को लागू कर दिया है। इसके तहत भारत में रह रहे पारिवारिक सदस्यों का वीजा स्पॉन्सर करने के लिए अब न्यूनतम की सीमा बढ़ा दी गई है। नए नियमों के मुताबिक ब्रिटेन में रह रहे जो लोग 29,000 पाउंड से कम कमाते हैं वे ब्रिटेन आने के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर का वीजा स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। तो वहीं यूनाइटेड किंगडम के ने इस वक्त किसी फैमिली मेंबर का वीजा स्पॉन्सर करने की फीस 18,600 पाउंड है जिसे अब 29,000 पाउंड कर दिया गया है। यानी कि स्पॉन्सर फीस में एकदम से 55% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें जहां क्या वाकई में इन वजहों से हैट्रिक लगाएंगे PM मोदी जी? भाजपा को खुश करने वाला नया सर्वे विपक्ष आया टेंशन में। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले चुनावों से पहले मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा चुनाव प्रचार में जुटी है। इस बीच एक सर्वे निकलकर सामने आया है जो भाजपा को खुश कर देगा। ताजा सर्वे से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और भारत के बढ़ते वैश्विक कद के चलते उन्हें फिर से चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई अभी भी भारतीय मतदाताओं की मुख्य चिंताएं बनी हुई है। हालांकि सर्वे के नतीजे बताते हैं कि भारत की विश्वव्यापी विकास दर के लाभ इसके 140 करोड़ लोगों के लिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में PM मोदी के घरेलू विनिर्माण पर जोर देने के बावजूद नौकरियों का सृजन अभी भी एक चुनौती है। जी हाँ, सर्वे में शामिल लोगों में से लगभग 2/3 यानी 62% ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में यानी PM मोदी के दूसरे
काल में नौकरियां ढूंढना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि 22% ने कहा कि मोदी सरकार का सबसे पसंदीदा कार्य अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाना था, तो वहीं केवल 8% ने कहा कि ये उनकी प्राथमिक चिंता थी। तो वहीं 370 हटाने पर भी भारत की जनता मोदी सरकार से खुश नजर आ रही है। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में? क्या मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री? जो भी लगता हो कमेंट में अवश्य राय रखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से क्यों हटाया सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार का नाम? सबसे बड़ा सवाल। बता दें, केंद्र की सत्ताधारी और महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग में अपने स्टार प्रचारकों की एक संशोधित सूची सौंपी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 लोगों के नाम दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम उस लिस्ट से हटा दिया है। शिंदे जहां शिवसेना से अलग धड़े के प्रमुख है, तो वहीं अजित पवार चाचा शरद पवार की स्थापित पार्टी एनसीपी के अलग धड़े के चीफ है। पुरानी लिस्ट में इन नेताओं के नाम शामिल थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि इन दोनों को स्टार प्रचारक की लिस्ट से क्यों हटाया गया? बहरहाल क्या आपको कुछ अनुमानित जवाब लगता हो तो कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या कारण हो सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे माफियाओं के साथ। जी हां, सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए भरी हुंकार। बता दें, देश में आम चुनाव के लिए पहले चरण में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में पहले चरण का चुनाव प्रचार अंतिम चरण की ओर है। ऐसे में सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया प्रदेश की व्यवस्था तय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा को खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तय कर दिया गया है कि उसको मिट्टी तक भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आप देख रहे होंगे कि कोई जेल में, जहन्नुम में और बाकी जो बचे हैं वो स्वयं ही राम नाम की यात्रा पर निकल गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे संजय सिंह। जी हां, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। संजय सिंह के तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद किसी इंडिया ब्लॉक नेता के साथ ये पहली मुलाकात रही। अखिलेश यादव ने चुनाव में गठबंधन को मिल रही मदद के लिए सिंह को धन्यवाद दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता को झूठे मामलों में फंसाए जाने के बाद कठिनाइयों और दर्द का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव यानी लोकसभा चुनाव सामान्य स्थिति में नहीं हो रहा है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामलों में जेल भेजना, उसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लोकतंत्र, संविधान और भारत की प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई हमारी है, जिसमें आम आदमी पार्टी से मिल रही मदद के लिए मैं संजय सिंह को धन्यवाद देता हूं। जी हां, उन्हें भी बहुत कठिनाई और दर्द का सामना करना पड़ा, उन्हें भी झूठे मामलों में फंसाया गया था। ये बोल है अखिलेश यादव के। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर हमें एक शेर भी मन में आ रहा है, बट हम कह नहीं सकते। क्या आप कहना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ क्या पवन सिंह बसपा के टिकट पर काराकाट से लड़ेंगे चुनाव? मायावती से मुलाकात के बाद हुई चर्चा तेज। जी हां, भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पवन सिंह की मायावती से इस संबंध में मुलाकात भी हुई है। भोजपुरी स्टार जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने पूर्व में पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया था, मगर बाद में उन्होंने बीजेपी को टिकट वापस लौटा दिया। अब वे बगावत पर उतर आए हैं और काराकाट में एनडीए प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी राजनीति के हैं चैंपियन। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा राजनीतिक दलों को इन्होंने किया आउट। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा है कि धामी राजनीति के चैंपियन है और उन्होंने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को आउट कर दिया है। शुक्रवार को रामलीला मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने जहां कांग्रेस की जमकर खिंचाई की, वहीं सीएम धामी को राजनीति का ऑलराउंडर बता दिया। उन्होंने कहा कि धामी जब बैटिंग करते हैं तो पिच पे कैसे टिकना होता है वो अच्छे से जानते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो अच्छे से अच्छा विकेट उखाड़ देते हैं और शांत रहते हैं। उन्होंने राज्य में सभी राजनीतिक दलों को आउट कर दिया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।